आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाक्यगत अशुद्धि। हम लोग पढ़ रहे थे और वाक्यगत अशुद्धि के में हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने बात करी थी पद क्रम संबंधी अशुद्धि। आज हम बात करने वाले हैं पद संबंधी अशुद्धि के बारे में। आप सभी को ये बात निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है और समझ लेनी चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर हमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं। कभी वाक्य के अंदर से हमें पद का क्रम पूछ लिया जाता है या कभी पद से संबंधित अशुद्धि या शुद्धिकरण पूछ लिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास में वो पद संबंधी शुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पद संबंधी अशुद्धि के बारे में। पद संबंधी अशुद्धि किसे कहते हैं इसकी हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। पद संबंधी अशुद्धि यानी जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पद का प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुसार नहीं होता है तो उससे होने वाली अशुद्धि होती है, वो पद संबंधी अशुद्धि कहलाती है। यानी वाक्य के अंदर पदों का जो प्रयोग है वो व्याकरणिक नियमों के अनुसार नहीं होता है तो हम उसे पद संबंधी अशुद्धि कहते हैं। पद संबंधी अशुद्धि के कारण क्या क्या होते हैं, इन्हें निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर 1 है कि यदि किसी भी वाक्य में एक से अधिक कर्ता, असमान लिंग और वचन में प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का निम्न अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग इस वीडियो में पद संबंधी अशुद्धि के अनेक प्रकार के जो नियम है वो पढ़ने वाले हैं कि अगर वाक्य के अंदर एक से अधिक कर्ता दिए हों और अनेक लिंग वचन दिए हो तो उससे हम लोग वाक्य को शुद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये पहला नियम है, हम उदाहरण देखते हैं कि अजय, विजय या ममता पढ़ रही है यानी अंतिम कर्ता के अनुसार है, वो वाक्य का अर्थ बदल रहा है यानी स्त्री एक वचन हो गया। इसमें हमारा जो पहला उदाहरण है इसमें एक से अधिक कर्ता हैं और लिंग के अनुसार हमारा जो वाक्य है अंतिम लिंग के अनुसार हमारा वाक्य बन गया। दूसरा उदाहरण है वो है कि अजय, ममता या विजय पढ़ रहा है यानी अब अंतिम कर्ता के अनुसार बदल गया, विजय के अनुसार पढ़ रहा है, पुरुषवाचक एक वचन। अगला उदाहरण है वो है अजय, विजय और ममता सभी पढ़ रहे हैं और सभी आ गए तो इसमें बहुवचन हो जाएगा, रहे पुरुषवाचन और बहुवचन होगा। अब हमारा जो दूसरा नियम है वो है यदि किसी भी वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, असमान लिंग और वचन में प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी। यानी वाक्य के अंदर एक से ज़्यादा है वो कर्म होने चाहिए और असमान लिंग और वचन में प्रयुक्त हो तो वाक्य है वो अंतिम क्रम के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहला उदाहरण है रमेश ने आलू, प्याज और थैला खरीदा यानी थैले के अनुसार है वो वाक्य का रूप परिवर्तन होगा यानी पुरुषवाचक एक वचन हो गया। हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है कि रमेश ने आलू, प्याज और गोभी स्त्रीलिंग है खरीदी यानी स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगा। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है कि रमेश ने
पेंसिल और थैले खरीदे। पुरुषवाचक एक बहुवचन और आ गया तो थैले हो जाएंगे। हमारा जो तीसरा नियम है वो है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग जुड़ा हो तो वाक्य में 3 बातें वो निश्चित हो जाती है। कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। नंबर 1, भूतकालिक क्रिया होगी, यानी उसमें क्रिया होगी वो भूतकाल की होगी, और वाक्य है वो हमेशा सक्रमक वाक्य होगा और कर्तृवाच्य होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी ने प्रसर्ग जुड़ा हुआ है कर्ता के साथ, और पुस्तक पढ़ी यानी बीत गई बात, यानी भूतकाल की बात कर रहे हैं। सामान्य भूतकाल, सक्रमक क्रिया और कर्तृवाच्य वाक्य होगा। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, यानी पहले बजा चुका है। अब हम वाक्यगत अशुद्धि के अन्य और भी कारण हैं, उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। नंबर 1, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, यानी अनावश्यक पद संबंधी अनुपयुक्त संबंधी अशुद्धि। हम लोग अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी भी वाक्य में एक ही क्रम का बोध कराने वाले शब्द एक साथ प्रयुक्त हो जाए तो उससे होने वाली अशुद्धि अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ, यह वाक्य है वह अशुद्ध है, क्योंकि एक ही शब्द का अर्थ और शब्द दोनों एक ही वाक्य में प्रयुक्त कर दिया। जैसे प्रातःकाल और के समय दोनों एक ही अर्थ होता है। इसका हम लोग शुद्ध वाक्य क्या लिखेंगे कि मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, इस समय की ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक पद है ये। अगला उदाहरण है कि मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, यह अशुद्ध वाक्य। यानी जब मंगलवार वार दे दिया तो दिन देने की क्या आवश्यकता थी, वार को तो दिन कहते हैं। अब यह शुद्ध है, हम इसका शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो होगा कि मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, यह शुद्ध वाक्य हो गया। अगला उदाहरण है वह है कि वह सपरिवार सहित आया। अब सपरिवार और सहित का मतलब एक ही होता है, अनावश्यक पद दे दिया, यह वाक्य शुद्ध है। हम इसको शुद्ध बनाएंगे, वह सपरिवार या परिवार सहित दोनों में से एक प्रयुक्त होगा, आया। अब लोग हमारा जो दूसरा भेद है वो है कि अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि। वाक्य में कहीं पर अनावश्यक नहीं बल्कि अनुपयुक्त पद की ज़रूरत नहीं है वो पद रख देते हैं। जैसे यानी जब किसी भी वाक्य में जो पद प्रयुक्त होना चाहिए वह प्रयुक्त ना होकर के कोई दूसरा पद रख दिया जाता है तो उससे होने वाली अशुद्धि अनुपयुक्त संबंधी अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि उसके गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ गई, यह वाक्य है वो अशुद्ध है, क्योंकि गले में कभी भी बेड़ियां नहीं पड़ी जाती। उदाहरण शुद्ध, यानी इस उदाहरण का जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा उसके पैरों में, गले की जगह यहाँ पर पैरों में पराधीनता की बेड़ियां वो पड़ गई, यह वाक्य शुद्ध हो गया। हमारा जो दूसरा उदाहरण है वह है कि सीता राम की स्त्री है, यह वाक्य है वो अशुद्ध है, क्योंकि सीता राम की स्त्री नहीं। शुद्ध वाक्य होगा कि सीता राम की पत्नी है। किसी महापुरुष की शादी होने के बाद वो स्त्री वो पत्नी कहलाती है, इसलिए हम लोग स्त्री एक सामान्य होती है और स्त्री पत्नी है वो शादी के बाद कहलाती है, यानी सीता राम की है वो पत्नी है। हम लोग जो दूसरा भेद है वो है पढ़ते हैं, वह है कि लिंग संबंधी अशुद्धि कौन सी होती है। यानी जब किसी भी वाक्य में पुल्लिंग शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द के स्थान पर पुल्लिंग शब्द लिख दिया जाए तो उससे होने वाली अशुद्धि होती है वो लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, यही वाक्य है वो 3rd ग्रेड भर्ती 2023 में पूछा था और ये वाक्य संशय में बना हुआ था। यानी काशी सदैव है वो काशी किसी नगरी का नाम है तो ये स्त्रीलिंग के रूप में आएगा, तो ये वाक्य है वह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। हमारा जो दूसरा वाक्य है वो है कि परीक्षा का प्रणाली बदलना चाहिए, यह वाक्य है वो अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य होगा वो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए न कि बदलना चाहिए, ये वाक्य है। अब हम शुद्ध बना दिया। अब अगला उदाहरण है वो है कि दंगे में
लड़की, लड़का और कई स्त्रियां घायल हुई। यह वाक्य है वो अशुद्ध है, क्योंकि और दे दिया तो इसमें एक वाक्य एक वचन नहीं आएगा। तो हम इसका शुद्ध वाक्य बनाएंगे, वो होगा कि दंगे में लड़की, लड़का और कई स्त्रियां घायल हुए। ये वाक्य हम शुद्ध बन जाएगा। अब हम तीसरा भेद है वो पढ़ते हैं कि वचन संबंधी अशुद्धि क्या होती है। जब किसी भी वाक्य में एक वचन के स्थान पर बहुवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन शब्द रख दिया जाए तो उससे होने वाली अशुद्धि है वो वचन संबंधी अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। अब उसने दे रखा है, बहुवचन है, उसने अनेक हो गया तो बहुवचन हो गया। ये वाक्य हम इसको शुद्ध बनाएंगे तो विद्या की जगह विद्याएं हो जाएगा। जैसे उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी, अब वाक्य शुद्ध हो जाएगा। हमारा जो दूसरा वाक्य है वो है कि मेरे सामानों का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे सामानों का ध्यान रखना, ये वाक्य अशुद्ध है। हम लोग इसको शुद्ध बनाएंगे तो सामानों की जगह सामान शब्द आ जाएगा। जैसे मेरे सामान का ध्यान रखना। तीसरा वाक्य है वो है कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। पहली बात तो इस विषय यानी एक वचन हम लोग बात कर रहे हैं तो हम पुस्तकों को बहुवचन क्यों रख सकते हैं, तो ये वाक्य है वह शुद्ध हो जाएगा। इसको शुद्ध बनाने के लिए हम यह है करेंगे कि इस विषय पर एक भी पुस्तक नहीं मिली। हमारा जो अगला है वो है कि ऐसी एकाध बातें सुनकर बहुत दुख होता है। अब एकाध तो फिर बातें कैसी हो सकती है, यह शुद्ध है। इसकी बातें की जगह हम लोग बात रखेंगे। जैसे ऐसी एकाध बात सुनकर के बहुत दुख होता है। उसके बाद हमारा जो चौथा भेद है वो है कि कारक संबंधी अशुद्धि। जब किसी भी वाक्य में कारकों का प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है तो उससे होने वाली अशुद्धि वो कारक संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे मैंने उसको पूछा, ये वाक्य मैंने उसको पूछा नहीं होगा, मैंने उससे पूछा, तब ये वाक्य शुद्ध होगा। हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है कि आज बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर नहीं हो सकती, बजट पर बहस होगी, ये वाक्य है अब शुद्ध हो जाएगा। हमारा जो अगला उदाहरण है वह है कि रमेश का कमीज फट गया। अब रमेश का कमीज है, कमीज स्त्रीवाचक है तो का कैसे रखेंगे, तो हम लोग इसको शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो रमेश की कमीज फट गया। अगला उदाहरण है वो है कि हमने यह कार्य नहीं किया। अब यह वाक्य अशुद्ध है, हम लोग इसको शुद्ध बनाएंगे। हमने की जगह हमें लिखेंगे, हमें यह कार्य करना है। हमारा जो अगला उदाहरण है वह है कि मेरे नए पत्ते से चिट्ठी भेजना। ये वाक्य अशुद्ध है। इसको शुद्ध बनाने के लिए हम लिखेंगे कि मेरे नए पत्ते पर चिट्ठी वो भेजना। हमारा जो अगला भेद है वो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। जब किसी भी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध हो जाता है तो उससे होने वाली अशुद्धि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, वे सब भले लोग हैं। अब वह सब भले लोग हैं, इसको शुद्ध बनाएंगे तो वह की जगह वे आ जाएगा, यानी वे सब भले लोग हैं। अगला उदाहरण है वो है कि जो बोएगा वह खाएगा। बोएगा जो, इसकी जगह सर्वनाम आएगा, जो बोएगा सो खाएगा। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है मैं तेरे को देख लूँगा। ये वाक्य है वह शुद्ध है, ये शुद्ध करेंगे, तेरी की जगह तुझे कर देंगे। जैसे मैं तुझे देख लूँगा या मैं तुझको देख लूँगा। मैं मेरा काम अपने आप करता हूँ, मैं मेरा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि शुद्ध करेंगे तो इसको मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। अगला उदाहरण है वो है आपका काम करो। आपका काम करो, यह वाक्य है वह शुद्ध है। हम लोग आपकी जगह अपना लिखेंगे, यानी आप अपना काम करो। पता नहीं आँख में कौन पड़ गया। कौन पड़ गया ये वाक्य अशुद्ध है। हम लोग इसमें शुद्ध वाक्य करने के लिए
पता नहीं आँख में क्या पड़ गया, कौन की जगह क्या आएगा। आप जाकर ले आओ, आप जाकर ले आओ, इसको शुद्ध करेंगे तो तुम जाकर ले आओ, तू जाकर ले आओ। हमारा जो छठा भेद है वो है विशेषण संबंधी अशुद्धि, यानी जब किसी भी वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग व्याकरणिक नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है, वह अशुद्धि विशेषण संबंधी अशुद्धि कहलाती है। हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुझे बड़ी भूख लगी है, अब बड़ी नहीं हो सकती, मुझे बहुत भूख लगी है, यह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, यह वाक्य है वह शुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, ये अब शुद्ध हो जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम इसको शुद्ध बनाएंगे तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। अब ये वाक्य वो शुद्ध हो जाएगा, यानी उसकी बहुत हानि हुई, अब उसकी बहुत नहीं उसकी बड़ी हानि हुई, यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इस वीरान जीवन का अब कोई अर्थ नहीं, अब इस वीरान नहीं इस नीरस जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं, अब यह वाक्य है वो शुद्ध हो जाएगा। हमारा जो सातवां भेद है वो है क्रिया संबंधी अशुद्धि, यानी जब किसी भी वाक्य में क्रिया के कारण कोई भी अशुद्धि होती है तो उससे क्रिया संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे वहाँ घना अंधेरा घिरा था, अब ये बताओ अंधेरा है वो घिरा नहीं बस बल्कि छाया रहता है। अब हम इसको शुद्ध वाक्य बनाएंगे, होगा कि वहाँ घना अंधेरा छाया था। अगला उदाहरण है वो है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी नहीं करने का संकल्प लिया नहीं बल्कि किया जाता है। संकल्प है वो किया जाता है, यानी अब शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो यह होगा कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी नहीं करने का संकल्प किया था। अगला उदाहरण है राधा ने माला बना ली, अब माला है वो बनाई नहीं बल्कि गूंथी जाती है, यानी राधा ने माला गूंथ ली। अगला उदाहरण है वे हमारे पशु उठा ले गए, पशु को बहुत से पशुओं को उठाया नहीं बल्कि हाँका जाता है, यानी वे हमारे पशु हाँक ले गए। अगला उदाहरण है मैं आज कुर्ता डालकर आ गया, मैं आज कुर्ता डालकर आ गया, यानी मैं आज कुर्ता डालकर नहीं बल्कि पहनकर आया हूँ, यानी पहनकर आ गया। अगला उदाहरण है छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए होती है, शिक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए होती है। हमारा जो अगला है वो है अव्यय संबंधी अशुद्धि, यानी जब किसी भी वाक्य में अव्यय का प्रयोग सही नहीं होता है तो वह अशुद्धि अव्यय संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे यद्यपि वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं, अब यद्यपि आया तो इससे संबंध रखता हुआ शब्द है वो आएगा तथापि, यानी यद्यपि वह गरीब है तथापि बेईमान नहीं है। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है इसके मात्र दो उपाय हैं, अब मात्र इसके मात्र दो उपाय ऐसे नहीं बल्कि इसके केवल दो उपाय हैं, अब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य है वो है सारे देश भर में यह बात फैल गई, अब सारे देश ही कर दिया तो भर क्यों लगाएंगे, या तो लिखेंगे देश भर में या लिखेंगे सारे देश में, तो इसका वाक्य ये होगा कि देश भर में यह बात फैल गई या सारे देश में यह बात फैल गई। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है कि यह पत्र आपके अनुसार है, अब आपके अनुसार नहीं होगा, अनुसार की जगह अनुरूप होगा, यानी यह पत्र आपके अनुरूप है। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है आसानी पूर्वक यह काम कर लिया गया, आसानी पूर्वक नहीं होता है बल्कि आसानी से यह काम कर लिया गया। इसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वो है पदक्रम संबंधी अशुद्धि, यानी जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम शुद्ध न होता है तो उससे पदक्रम संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे
नेताजी को एक फूलों की माला पहनाई गई। यह वाक्य पदक्रम संबंधी पदों का क्रम है वो उल्टा फुल्टा लिखा गया है। इसका जो सुल्टा होगा वो होगा कि नेताजी को फूलों की एक माला पहनाई गई, यानी फूल पहले आएगा और एक है वो बाद में आएगा। तो हम लोग इसका शुद्ध वाक्य वो बनाएंगे, नेताजी को फूलों की एक माला पहनाई गई। अगला उदाहरण है वह है कि बच्चों को काट कर फल खिलाओ। अब बच्चों को काट कर के नहीं बल्कि फल को काटेंगे तो इसमें होगा कि बच्चों को फल काट कर के खिलाओ। अब ये वाक्य है वो शुद्ध हो गया। हम आगे की उदाहरणों की चर्चा करते हैं। आगे का उदाहरण है कि आप जाएंगे क्या। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि क्या प्रश्नवाचक वो हमेशा पहले ही प्रयुक्त होता है। जैसे क्या आप जाएंगे, यह वाक्य है वो शुद्ध हो गया। ऊपर वाला है वो अशुद्ध होगा। यानी भीड़ में 4 बीकानेर के व्यक्ति थे, यह वाक्य है वह शुद्ध है। इसमें होगा कि भीड़ में 4 व्यक्ति वो बीकानेर के थे। हमारा जो अगला है वो है कि शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि। जब किसी भी वाक्य में शब्द का प्रयोग अशुद्ध होता है अर्थात व्याकरणिक नियमों के अनुसार नहीं होता है। किन के अनुसार नहीं होता है? व्याकरणिक नियमों के अनुसार पद में शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो उससे होने वाली अशुद्धि है वो पद शब्द संबंधी अशुद्धि है वो होती है। जैसे उदाहरण है लाठी बड़ा ही उपयोगी अस्त्र है। अब लाठी है वो अस्त्र नहीं होता है बल्कि शस्त्र होता है। लाठी है वो बड़ा ही उपयोगी शस्त्र है। अगला उदाहरण है वो है कि रमेश की सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो गया। अब वो शादी ही नहीं हुई है तो उससे पहले वो सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? उसकी आकांक्षाएं हैं सौभाग्यवती बनने की। तो हम लोग इसमें सौभाग्यवती की जगह रमेश की सौभाग्यकांक्षिणी यानी वो प्राप्त करेगी सौभाग्य, तो सौभाग्यकांक्षिणी कन्या का विवाह है, यह वाक्य है वो शुद्ध होगा। हमारा जो अगला उदाहरण है वो है कि वह रोजाना 100 दंड है वो मारा नहीं बल्कि पेला जाता है, यानी वह रोजाना 100 दंड पेलता है। अगला उदाहरण है वो है कि कर्ममान व्यक्ति हमेशा सफल होता है। अब कर्ममान नहीं होता है बल्कि कर्मवीर व्यक्ति होता है। तो उदाहरण बनेगा ये शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कर्मवीर व्यक्ति हमेशा सफल होता है। अब हमारा जो अगला भेद है वह है अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि, यानी अधिक पद उपयुक्त हो जाते हैं। जैसे जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पद का प्रयोग आवश्यकता अनुसार न होने के बाद भी कर दिया जाता है तो उससे अधिक पदित्व संबंधी अशुद्धि होती है। उदाहरण है जैसे वह जल से पौधों को सींच रहा है। अब पौधों को सींचेगा तो निश्चित रूप से जल से ही तो सींचेगा, तो इसमें जल की ज़रूरत नहीं होगी, जल शब्द है वो नहीं आएगा। यानी वह पौधों को सींच रहा है, वाक्य होगा पौधों को सींच रहा है। अगला उदाहरण है वो है उसने गुप्त रहस्य प्रकट कर दिया। यह वाक्य है वो अशुद्ध है क्योंकि रहस्य है वो गुप्त ही होता है। शुद्ध वाक्य होगा उसने रहस्य प्रकट कर दिया। अगला उदाहरण है मुझे केवल मात्र आप पर भरोसा है। यह वाक्य है वो अशुद्ध है क्योंकि केवल और मात्र दोनों एक ही होते हैं, तो एक दोनों में से एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मुझे मात्र आप पर भरोसा है या मुझे केवल आप पर भरोसा है, एक शब्द है वो अधिक प्रयुक्त हुआ इसमें। इसी तरीके से अगला उदाहरण है मनुष्य ईश्वर सबसे उत्कृष्टतम कृति है। इसमें सबसे है वो गलत है क्योंकि ईश्वर है वो निश्चित रूप से बड़ा ही होता है, तो मनुष्य ईश्वर उत्कृष्टतम कृति है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में आज की हमारी इस क्लास में हमने वाक्यगत अशुद्धि पढ़ी, यानी पद संबंधी अशुद्धि पढ़ी। इसमें हमने पद से संबंधित कुछ नियम पढ़े, उसके बाद हमने
वाक्यगत अशुद्धि के अंदर संज्ञा संबंधी अशुद्धि और संज्ञा में भी अन्यावश्यक पद और अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि पढ़ी। उसके बाद हमने लिंग संबंधी अशुद्धि पढ़ी। उसके बाद हमने वचन संबंधी अशुद्धि और कारक संबंधी अशुद्धि पढ़ी। और उसके बाद हमने सर्वनाम संबंधी अशुद्धि और उसके बाद हमने विशेषण संबंधी अशुद्धि पढ़ी। उसके बाद क्रिया संबंधी अशुद्धि और अव्यय संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि पढ़ा। उसके बाद हमने शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि पढ़ी और अंतिम हमने अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि पढ़ी। इस प्रकार आज की हमारी इस क्लास में वाक्यगत अशुद्धि और पद संबंधी अशुद्धि हमारा टॉपिक है वो पूरा हो गया। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।